हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग बात कर रहे थे सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। हम लोगों ने दो पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए हैं, बर्थ के बेसिस पे, डिसेंट के बेसिस पे। अब बात करते नॉर्मल प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक एप्लीकेशन रिलीज कर किसी को भी रजिस्टर कर सकती है एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। एनी पर्सन, बस वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, लेकिन उसके लिए कुछ कैटेगरीज तो होती होंगी ना। इफ ही और शी बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, एनी कीवर्ड देखते हैं क्या। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अरे यार कहाँ गया ये? नंबर 1, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो इंडिया के अंदर 7 साल तक एप्लीकेशन देने से पहले। वो एप्लीकेशन किस बात की दे रहा है? मुझे भारत का नागरिक बनना है। उससे पहले बस वो इस बात को प्रूव कर ले कि ऑर्डिनरीली वो भारत में ही रह रहा था 7 साल तक। इसलिए तो जो स्टूडेंट वीज़ा वगैरह पे ये लोग यहाँ पर आते हैं, कोई फिर यहीं पर जॉब कर लेते हैं ताकि कैसे भी करके ये 7 साल निकल जाए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कीवर्ड एक और मेंशन देखा आपने, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इंडिया फॉर 7 ईयर्स। एप्लीकेशन देने से पहले। इंडियन ओरिजिन का मतलब कि आप तो समझ ही गए हो, यानी कि बर्थ, लेकिन इसका नहीं, मतलब किसी का भी हो, किसका, पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स। दूसरा, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोबारा, हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री, ठीक है, और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। किसी के भी अंदर वो रह रहा हो, बस वो इंडिया उस टाइम पर डिवाइडेड नहीं था। तो देख रहे हो कैसे फंसा रही है वाली लाइन आपको। क्या आपको खुश हो गया बंदा सुन के? हैं एनी कंट्री, क्या बात है, और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया। तब ना पाकिस्तान था, ना बांग्लादेश था, ना ईस्ट पाकिस्तान था, ना वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शादी हो गई है किसी भारत के नागरिक से, या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया के अंदर 7 साल तक रजिस्ट्रेशन देने से पहले, यानी कि ये फर्स्ट वाला क्राइटेरिया इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये वाला। ध्यान से सुनना, पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी अंग्रेजन ने मुझसे शादी कर ली और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया के अंदर 7 साल तक, यानी कि वो 7 साल तक मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी भारत की धरती में। फिर उसने एप्लीकेशन दी है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फिर माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऊपर वाला क्राइटेरिया याद है अभी जो मैंने डिसेंट में माइनर चाइल्ड वाला करवाया? तो इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप समझ रहे हैं ना, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के बाहर का हो। यानी कि ये सेकंड वाली लाइन जो थी, ये फोर्थ वाली जो लाइन है, यहाँ पर बात रजिस्ट्रेशन की चल रही है, आपकी सर्टिफिकेट की चल रही है। यहाँ पर बात आपका पैन कार्ड वगैरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आराम से, इसको कंफ्यूज मत करना। ये रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है, रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। उसके बाद हाँ, अ पर्सन ऑफ फुल एज, फुल एज मतलब कितना, अब बताओ, ठीक है। एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, माँ बाप रजिस्टर्ड हो, इसमें सिर्फ माँ बाप वाला एंगल है, पेरेंट्स। उसके बाद अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु, या फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ये पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे, यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद, यानी कि यहाँ पर पैरामीटर छुप कर क्या दे रखा है, 15 अगस्त 1947, और वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है इंडिया के अंदर अपनी एप्लीकेशन देने के 12 महीने पहले तक, 1 साल तक। अब देखो लैंग्वेज ऐसी है,
मैंने बताया था ना कुछ कुछ चीज़ें पॉलिटी में, कल की क्लास में ये वाली बात मैं बोल रहा था कि ऐसी कुछ कुछ चीज़ें मतलब नहीं हो सकती कि आप हर चीज़ के बारे में पता लगा लो कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर आप कहोगे 1 साल क्यों नहीं लिखा, हमने 12 महीने क्यों लिखा? भाई इसमें कुछ जाने का डिबेट का मतलब ही नहीं बनता, हमें एग्जाम निकालना है भाई। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्या नहीं लिखा, क्योंकि 1 साल ना कभी कभार देखो इतना थोड़ी सी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में अलग हो जाती है। अब 1 साल मतलब क्या, लीप ईयर वाला साल भी तो 1 साल होता है और ये वाला साल भी 1 साल होता है। लेकिन फिर इसमें भी आप मतलब आर्ग्यू कर सकते हो कि 12 मंथ क्या क्या, अगर लीप ईयर वाला होगा तब भी 12 महीने होंगे। तो इसकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस डिबेट में कोई मतलब बनता ही नहीं है अगर आपके दिमाग में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी कोर्ट लैंग्वेज, ये कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कह लो इसको, ये वो वाली लैंग्वेज होती है एक्चुअली। उसके बाद अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI की तरह वो रजिस्टर्ड है। अभी बताऊंगा मैं आगे इस चैप्टर में OCI क्या होता है। OCI कार्ड होल्डर है वो 5 साल के लिए, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ ये, और 5 साल के लिए फुल एज और कैपेसिटी जो कि रजिस्टर्ड है OCI 5 साल के लिए वो रजिस्टर्ड है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर है ये, इसके पास OCI का कार्ड है 5 साल के लिए, मतलब 5 साल तक ये चीज़ उसने प्रूव करके दिखाई। और वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है इंडिया में फॉर 12 मंथ्स बिफोर मेकिंग सच एन एप्लीकेशन कि मुझे भारत की नागरिकता दे दो, उसके 12 महीने पहले तक वो यहाँ पर रह रहा था। OCI का कार्ड था 5 साल के लिए, लगभग मिनिमम 5 साल के पास उसके पास OCI का कार्ड होना चाहिए। और जब वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, अपनी एप्लीकेशन दे रहा है, तो उससे पहले वो 12 महीने के लिए प्रूव करते कि वो यहाँ पर रह रहा है। ये है कितने पैरामीटर, 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर, ठीक है। इनमें से कोई भी फिल हो जाए, सारे नहीं, कोई भी हो जाए। अ पर्सन शैल बी डीम टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको इंडियन ओरिजिन का तब माना जाएगा इफ़ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, अगर ये अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हैं या फिर किसी ऐसी टेरिटरी के अंदर जो इंडिया का पार्ट बन गई आफ्टर 15 अगस्त 1947। और क्लैरिटी मिल गई अच्छे से, ये वाली बात हमें पता है, कोई नई बात तो है नहीं। अब ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं, ऑल द कैटेगरीज ऑफ पर्सनस जो ऊपर हमने पढ़ी, इनको ना एक ओथ ऑफ एलिजियंस लेनी पड़ेगी कि भारत की जो भी कानूनी व्यवस्था होगी, जो भी संवैधानिक व्यवस्था होगी, कोई भी एक्सपर्ट जो चीज़ होगी, हम उसको अच्छे से पालन करेंगे और इसके एक अच्छे नागरिक बनकर हम लोग रहेंगे। इस बात की हम लोग एक शपथ खाते हैं। अब ये कोई ओथ एफर्मेशन किसी के सामने नहीं होती है, साइन कर और अलग अलग तरीके से होती है, बिफोर दे आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 2A करके लिखा हुआ है, एंड में जाकर इसको देखते हैं। 2A ये ओथ क्या होती है, A/B, ये A और B क्या होता है, A और B क्या होता है, हाँ कोई भी ABC, मतलब दीपांग दुबे, ये ओथ पढ़वाई जाती है उनसे, ठीक है। मतलब लिखी ये करके इसको अंडरटेकिंग डू सोलमली अफर और स्वेयर, मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ, जैसे हमें अकेडमी में नहीं शपथ खिलवाई जाती वो चीज़, स्वेयर डैट, मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ संविधान में और उसके कानून से पूरा इतनिष्ठ रहूँगा, या जो भी मतलब जैसे बोला जाता है फिल्मी लैंग्वेज के अंदर, और मैं सारी लॉज ऑब्जर्व करूँगा और सारी ड्यूटीज़ मैं फुलफिल करूँगा भारत का नागरिक बनते हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो ये कैसे, यहाँ पर मतलब देख लो आप सब लोग, टू मेक समवन अ लीगल सिटीजन ऑफ अ कंट्री, जिस कंट्री के अंदर वो पर्सन पैदा नहीं हुआ है, तो ये कहते हैं हम लोग उसको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। एडमिटेंस ऑफ अ फॉरेनर टू द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री, किसी फॉरेनर को नागरिकता देना। कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेन एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफिस की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन एक सर्टिफिकेट ग्रांट करती है कि पर्सन ने नागरिकता एक्वायर करी है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। अगेन वही वाली बात है, ये वाली बात तो कोई उठती नहीं, लेकिन स्पेशली मेंशन कर देते हैं ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इलीगल माइग्रेंट बस वो ना हो अगर उसके पास फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, क्या, डैट ही इज़ नॉट अ सब्जेक्ट और अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, वो ऐसे किसी कंट्री का नागरिक ना हो जहाँ पर भारत के सिटीजन्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेशनलाइजेशन। यानी कि ध्यान से सुनना, हम किसी फॉरेनर को अपने नागरिक बनने दे रहे हैं, तो जिस कंट्री से वो आ रहा है ना, वहाँ पर भारत को भी नागरिक बनने दिया जाए, भारतीयों को भी।
अगर वो नहीं बनने देंगे ना, हमें तुमसे खून तक नहीं है, लेकिन तुम्हारी जड़ हराम खोरी वाली कंट्री की है, तो हम तुम्हारी कंट्री हमारी कंट्री के लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करती, हम क्यों करें तुम्हें? हम भी नहीं दे रहे। तुम्हारी कंट्री देती क्या हमें नागरिकता? हम भी नहीं दे रहे। तुम्हारे लिए हम फॉरनर, हमारे लिए तुम फॉरनर। फॉरनर से भी हमें दिक्कत नहीं थी, तुम्हारी कंट्री देती होती हम दे देते, तुम्हारी कंट्री नहीं देती, हम तो नहीं देंगे। ये थोड़ा सा ये पता लगे, थोड़ी सी रिवेंजफुल भावना वाली बात है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा देख लिया, क्लियर हो गया ना? ये फिर से पढ़ाऊं? इफ ही पोजेसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन डैट ही और शी, और मैंने कल बताया था ये ही भी मत लिखा करो ना शी लिखा करो, ऐसे करा करो उसको। मिसबा ऐसे लिखा करो पॉलिटी में तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है? शी और ही इसमें दोनों कवर हो जाते हैं, ठीक है? हमेशा डैट ही इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, ही और शी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, जहाँ पर ऐसे किसी देश से ना आया हो जहाँ पर भारत के नागरिक जो है इस चीज़ से वंचित हो कि उनको नागरिकता नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर उनकी कंट्री में नहीं मिलेगी। तो अगर नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर उनकी कंट्री में नहीं मिलेगी ना, अगर हम तुम्हारे लिए फॉरनर, भारतीय तुम्हारी कंट्री में फॉरनर, और बीइंग अ भारतीय आदमी जो आए हैं उस जड़ से, इस देश से, और उनको नागरिकता नहीं मिल रही, तो तुम भी एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें नागरिकता मिलेगी। तो थोड़ा सा रिवेंजफुल पॉइंट। दूसरा, दैट इफ ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, अगर वो किसी कंट्री का सिटीजन है, ऑलरेडी सिटीजन है, तो मतलब पासपोर्ट वगैरह होगा उसके पास, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स होंगे, ही अंडरटेकिंग दे देता है कि वो उस कंट्री की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहा है, छोड़ रहा है, और इंडिया की सिटीजनशिप की जो इसकी एप्लीकेशन थी तब तक वो एक्सेप्ट हो चुकी है, पुरानी वाली सिटीजनशिप छोड़ दी और भारत की एक्सेप्ट कर दी, बन गया। फिर इफ शी और ही हैज आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, और पार्शली द वन और दी अदर, कुछ भी काम धंधा सरकारी नौकरी कैसा भी कर रहा था, रह रहा था यहाँ पर, कुछ भी, मतलब वो कह रहा है ये पार्शली द वन और दी अदर, मतलब वो कह रहा है कि कैसे भी करके इंडिया के अंदर कोई भी सर्विस कर रहा था, गवर्नमेंट कर रहा हो तो बेस्ट है, रह रहा हो तो बेस्ट है, और भी कुछ कर रहा हो यहाँ पर, कब तक? थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ऊपर हमने पढ़ा था ना, जब से उसको एप्लीकेशन नहीं पड़ती उससे 12 महीने पहले तक, तब तक तो और भी आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द 14 years immediately preceding the said period of 12 months, जब तक वो 14 साल का नहीं हो जाता, उससे 12 महीने का जो पहले का समय है, वो इंडिया में रह चुका हो, यह भारत की सर्विस में हो, या कुछ भी हो, फॉर द पीरियड्स अमाउंटिंग इन द एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 11 years, 11 साल से कम का समय नहीं होना चाहिए बस। जब वो 14 साल का हो गया तो एलिजिबल हो गया है, उससे पहले 12 साल पहले 12 महीने वो रहकर ये प्रूव करते कि वो भारत में ही रह रहा था, ठीक है? फॉर दैट पीरियड्स विच आर अमाउंटिंग इन द एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 11 years, 11 साल से कम का समय नहीं होना चाहिए, 11 साल तक तो मतलब वो रहना ही चाहिए। अच्छे कैरेक्टर का हो, अच्छी नॉलेज हो उसकी, एक लैंग्वेज के ऊपर जो कि स्पेसिफाइड है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि ये लैंग्वेजेस जो होती हैं 8th शेड्यूल, 22 लैंग्वेजेस जो उसके अंदर होती है, ओरिजिनली जो 14 थी। और लास्ट है डैट इन द इवेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम, अगर उसको मिल गया वो सर्टिफिकेट, और वो ये सोचता है कि वो इंडिया के अंदर ही रिसाइड करेगा, और टू एंटर इनटू और कंटिन्यू इन, भारत के अंदर ही सर्विस जो कर रहा था वो करते ही रहेगा, या फिर आना चाहता है, ये किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता है जहाँ पर इंडिया उसका ऑलरेडी एक मेंबर हो, या किसी सोसाइटी, कंपनी या बॉडी ऑफ पर्सनस, किसी एनजीओ कोई भी कंपनी मान लो जो इंडिया के अंदर रेसिडेंट है, अगर वो काम करना चाहता है, ठीक है, तो वो कर सकता है अपनी इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद, ठीक है? लेकिन हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल और एनी ऑफ द अबव कंडीशंस फॉर नेचुरलाइजेशन, जिसको नागरिकता नेचुरलाइजेशन से मिली है ना, उनमें से ये जो ऊपर है ना, ये जो सारी कंडीशंस कि वो
किसी ऐसे यूएन के हेडक्वार्टर के अंदर या यूएन के किसी ऑर्गन के अंदर या भारत की किसी कंपनी में, किसी एनजीओ में, किसी एक ऐसे एमएनसी में काम कर सके। अगर जिसको नेशनलाइजेशन के बेसिस पर नागरिकता मिली है ना, भारत की सरकार या तो उसको कहीं पर भी काम नहीं करने दे सकती है, पावर है भारत की सरकार के पास, या इनमें से एक दो एरियाज को एक्सक्लूड कर सकती है, या सब में परमिशन दे भी सकती है। इन केस ऑफ अ पर्सन, ये किस में, हु हैज़ रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, उसने अच्छी सर्विस दी है टू साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या फिर मानवता के विकास के लिए। तो हर एक जो नेशनल सिटीजन होता है उसको भी ओथ ऑफ एलिजेंस लेनी पड़ती है संविधान के सामने, संवैधानिकता शपथ, यही ये वाली क्लियर हो गया? क्लियर है इतना? इसको अच्छे से रिवाइज करना आज, अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।